आज हम बात करेंगे मुंबई बेस्ड एडटेक स्टार्टअप के बारे में, जिसने शुरुआत अच्छी करी, आइडिया अच्छा था। स्टार्टिंग में उसने रेवेन्यू भी अर्न किया, प्रॉफिट भी अर्न किया, लेकिन एंड में वो फेल हो गया। हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए अभिषेक जैन स्वागत करता हूं अपने फेलियर ऑफ स्टार्टअप सीरीज के एपिसोड नंबर 6 में। इस सीरीज में हम आपके लिए स्टार्टअप की फेलियर स्टोरीज लाते हैं, जिससे कि हम उनसे कुछ लर्निंग ले सकें कि उस स्टार्टअप ने क्या ऐसी गलतियां की जिसकी वजह से वो फेल हुआ, और वो गलतियां हम अपने स्टार्टअप में ना करें और हम सक्सेस हो जाएं। आज हम बात करने वाले हैं एडटेक स्टार्टअप के बारे में जो मुंबई बेस्ड था, जिसका नाम था पर्पल स्क्वायरल। आज अपने इस वीडियो में हम पर्पल स्क्वायरल की फुल स्टोरी जानेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अब वीडियो को 5 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले प्रमोटर्स के बारे में जानते हैं कि प्रमोटर्स कौन थे, क्या उनका बैकग्राउंड था। उसके बाद हम स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल के बारे में चर्चा करते हैं कि स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल क्या था। उसके बाद हम स्टार्टअप की जर्नी के बारे में बात करते हैं कि स्टार्टअप की जर्नी कैसे शुरू हुई और किस तरह की जर्नी रही और कहां जाके उसका एंड हुआ। उसके बाद हम जानते हैं कि ऐसे क्या रीजन है जिनसे स्टार्टअप फेल हुआ, यानी कि रीजन ऑफ फेलियर स्टार्टअप के। और सबसे एंड में हम लेते हैं लर्निंग फ्रॉम फेलियर ऑफ स्टार्टअप की, उससे हम क्या सीख सकते हैं। तो इन 5 पॉइंटों में हमारे वीडियो पे बात करते हैं इस सीरीज के। तो चलिए शुरू करते हैं पर्पल स्क्वायरल की स्टोरी को। पर्पल स्क्वायरल के जो फाउंडर थे वो थे आदित्य गांधी और साहिबा धनदानिया। आदित्य गांधी जो है आईआईटी बॉम्बे से एमटेक थे और उसके बाद वो यूरोप चले गए और एक फाइनेंस कंपनी में काम करने लगे। साहिबा ने अपनी पढ़ाई क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से की और वो भी फाइनेंस बैकग्राउंड थी। दोनों प्रमोटर्स अच्छे खासे पढ़े लिखे और एक अच्छे बैकग्राउंड से थे। जब आदित्य गांधी अपनी कंपनी के प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे थे तो उनके दिमाग में एक चीज आई कि जो हम स्टूडेंट हायर करते हैं उनके पास वो नॉलेज नहीं होती है जो इंडस्ट्री में रिक्वायर्ड होती है। कॉलेज में जो पढ़ाई की जाती है और जो इंडस्ट्री का जो नॉर्म्स हैं चीजों के, वो दोनों अलग अलग हैं। तो क्यों ना हम स्टूडेंट को एक ऐसी नॉलेज दें जिसके बाद वो जैसे पढ़ाई करने के बाद इंडस्ट्री में आते हैं तो वो उसके लिए फेमिलियर हो, उनको उस माहौल में ढलने के में दिक्कत ना हो, वो उस माहौल से पहले ही फेमिलियर हो जाएं। तो ये आइडिया आदित्य के दिमाग में आया। अब जानते हैं कि उनका बिजनेस मॉडल क्या था, किस तरह से उन्होंने अपने इस आइडिया को बिजनेस मॉडल में बदला। पर्पल स्क्वायरल के माध्यम से आदित्य गांधी स्टूडेंट के लिए एक यूनिक एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च करना चाहते थे। वो चाहते थे कि स्टूडेंट को एक ऐसा माहौल मिले जहां उनको अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने से पहले इंडस्ट्री टूर करने को लिए मिले, जिससे कि वो इंडस्ट्री के बारे में जान पाए। उनको वर्कशॉप करने के मिले जो उनके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हैं, जो वो पढ़ाई कर रहे हैं उससे रिलेटेड वो वर्कशॉप करने के लिए मिले, और साथ ही उनको कैरियर की गाइडेंस मिले जिससे कि वो ये चूज कर पाएंगे किस तरह का कैरियर उनको चुनना चाहिए। तो इस तरह की चीजों को लेकर उन्होंने स्टार्टअप पर्पल स्क्वायरल शुरू किया। ये हम सभी लोग जानते हैं कि जो पढ़ाई कॉलेजों में कराई जाती है और जो इंडस्ट्री में प्रैक्टिस है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं। पर्पल स्क्वायरल का जो उद्देश्य था, जो इस स्टार्टअप का उद्देश्य था, वो इतना था कि जो स्टूडेंट हैं उनको इंडस्ट्री से फेमिलियर किया जाए जिससे कि उनको आगे जाके किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इस स्टार्टअप का जो बिजनेस मॉडल था, ये कॉलेज से टाई अप करता था, स्टूडेंट्स को अपने वर्कशॉप में बुलाता था, उनको इंडस्ट्री टूर कराता था और साथ ही कॉर्पोरेट से इंडस्ट्री से अपने टाई अप करता था जिससे कि वहां स्टूडेंट को टूर करा पाए, इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज ये दे पाए। ये तो इस स्टार्टअप का बेसिक उद्देश्य था। इसके बाद ये स्टार्टअप चाहता था कि प्लेसमेंट की सर्विसेज भी ये शुरू करें कॉलेजों के साथ मिलकर, इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर, और स्टूडेंट्स को एक बेहतर एनवायरनमेंट, बेहतर प्लेसमेंट और बेहतर नॉलेज के साथ इंडस्ट्री में उतारें। तो इसको लेकर इस स्टार्टअप की शुरुआत की गई। अब जानते हैं इस स्टार्टअप की बिजनेस जर्नी के बारे में कि किस तरह से ये स्टार्टअप शुरू हुआ और किस तरह से रन हुआ। पर्पल स्क्वायरल बॉम्बे बेस्ड एडटेक स्टार्टअप था। इसकी शुरुआत सितंबर 2013 में हुई। जैसा कि हमने बिजनेस मॉडल में जाना है कि ये स्टार्टअप इंडस्ट्रियल टूर कराता था, वर्कशॉप वगैरह स्टूडेंट्स के लिए कराता था, साथ ही प्लेसमेंट की सपोर्ट भी ये प्रोवाइड कराता था। इसी विजन के साथ इनके जो फाउंडर थे आदित्य गांधी, उन्होंने अपनी सेल्स टीम को कॉलेज में भेजना शुरू किया। शुरुआत में इनको बहुत दिक्कतें आई क्योंकि जो कॉलेज लाइफ में जो स्टूडेंट होते हैं
वो इंडस्ट्रियल टूर वगैरह पर जाना प्रेफर नहीं करते। वो मौज मस्ती करना, गोवा, मनाली, शिमला ऐसी जगह पर जाना पसंद करते हैं। इनका जो आइडिया है वो प्रोफेसर्स और कॉलेज मैनेजमेंट को तो पसंद आ रहा था, लेकिन स्टूडेंट को पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन धीरे धीरे इनकी मेहनत रंग लाई और 2015 के एंड तक इन्होंने काफी अच्छी मेहनत करी और इनका जो रेवेन्यू था 3 करोड़ रुपए को टच कर गया। और इस 3 करोड़ रुपए के रेवेन्यू में ये अप्रोक्स 20% का मार्जिन बचाने में कामयाब रहे। स्टार्टअप की शुरुआत अच्छी रही, इन्होंने अच्छी मेहनत करी, उसका रिजल्ट भी इनके सामने था। इनकी इसी मेहनत को देखते हुए और इनके बिजनेस मॉडल में ग्रोथ की संभावना को देखते हुए मैट्रिक्स पार्टनर्स ने इनको 12 करोड़ रुपए की फंडिंग की और साथ ही साथ फाइनेंशियल ईयर 15-16 के लिए इन्हें 30 करोड़ रेवेन्यू का टारगेट दिया और साथ में यह वादा भी करा कि अगर ये इस रेवेन्यू को टारगेट को अचीव कर लेते हैं तो इन्हें सेकंड राउंड की फंडिंग भी दी जाएगी। बस यहीं से इस स्टार्टअप का गेम खराब हो गया। 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू अचीव करने के चक्कर में ये स्टार्टअप अपने एम से भटक गया और ये धीरे धीरे प्रेशर में आना शुरू हुए। इसके फाउंडर्स और इसकी टीम प्रेशर में आना शुरू हुई। ये काफी कोशिश कर रहे थे अपने रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रियल टूर के लिए, बच्चों को मनाने के लिए, लेकिन कॉलेज लाइफ के आपको भी पता है कि स्टूडेंट मौज मस्ती की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, तो इन्होंने अपना फोकस इंडस्ट्रियल टूर से हटा के बच्चों को ट्रिप करने में लगा दिया कि ये बच्चों को कॉलेज से पिक करते और उनको अच्छी अच्छी जगह घुमाने के लिए लेके जाते, जिससे कि इनका रेवेन्यू बढ़ सके। ये सेल्स के प्रेशर में पूरी तरह से आ चुके थे और इनका केवल एक ही फोकस था कि इनका रेवेन्यू कैसे न कैसे बढ़े। टूर पैकेज कराने की वजह से ये बाकी जो टूर कंपनियां थी उनके कंपटीशन में आ गए, क्योंकि वो बड़ी बड़ी हैवी टूर पैकेज वाली कंपनियां थी और वो मार्केट में पहले से एस्टेब्लिश थी और ये स्टूडेंट को टूर करा रहे थे। तो इन्होंने टूर पैकेज सस्ते रखे। टूर कराने के चक्कर में इनका कैश बर्न होने लगा और ये नेगेटिव कैश फ्लो की तरफ जाने लगे। इनका जो बिजनेस मॉडल था वो बिल्कुल चेंज हो गया। जहां इन्होंने शुरुआत करी थी इंडस्ट्रियल विजिट से, वर्कशॉप से, अभी इनका फोकस रेवेन्यू जनरेट करने पर था, जिससे कि ये सेकंड राउंड की फंडिंग उठा पाए। लेकिन ये न तो रेवेन्यू जनरेट प्रॉपर कर पा रहे थे और कैश वन हो रहा था वो अलग से। तो बाद में मैट्रिक्स ने इनको दूसरा टारगेट दिया कि 30 करोड़ की नहीं तो अगर आप 15 करोड़ रुपए की रेवेन्यू अगर अचीव कर लेते हो तो हम आपको सेकंड राउंड की फंडिंग भी दे देंगे। इनका टोटल फोकस अब स्टूडेंट को एंगेज करने का था, उनको टूर पैकेजेस के थ्रू एंगेज करने लगे। लेकिन ये 15 करोड़ के, ये 5 करोड़ रुपए के भी रेवेन्यू के टारगेट को नहीं छू पाए थे, जो कि इनकी खराब स्थिति की तरफ इशारा करता है। अब इस स्टार्टअप के पास कैश खत्म होने लगा, अब इसको फंडिंग की जरूरत थी, पर इसको के लिए मैट्रिक्स ने फंडिंग देने से मना कर दिया। जब उन्होंने मना कर दिया तो ये जो स्टार्टअप है दूसरे इन्वेस्टर्स के पास जाने लगा कि जिससे इसको कहीं से फंडिंग मिल जाए, लेकिन इसको कहीं से भी सफलता हाथ नहीं लग रही थी। इसका एक बड़ा रीजन था कि एक इन्वेस्टर ने बोला कि जो इनकी वैल्यूएशन थी वो जो इनके रेवेन्यू से 15 गुना थी, जो कि बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से इन्वेस्टर उसको फंडिंग भी नहीं दे रहे थे। फंडिंग की क्राइसिस में रेवेन्यू न जनरेट होने की वजह से इन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। लिंक्डइन की तरह ही ये स्टूडेंट्स के लिए एक प्रोफाइल बनाने लगे जिसमें स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन होगी। एक तरह से आपको उसको डिजिटल रिज्यूम या शॉर्ट रिज्यूम भी बोल सकते हो, जिसमें स्टूडेंट की अचीवमेंट, उसकी नॉलेज, उसकी वर्किंग, उसके इंडस्ट्रियल टूर एक्सेट्रा के बारे में पूरी ये जानकारी देने लगे। लेकिन उससे भी ये रेवेन्यू अर्न नहीं कर सकते थे, क्योंकि उसमें भी रेवेन्यू अर्न करने में एक अच्छा खासा टाइम लगने वाला था। तो इनकी जो अर्जेंट कैश की रिक्वायरमेंट थी वो वहां से भी पूरी नहीं हो सकती थी। इन्होंने काफी मेहनत की, फिर से कॉलेजों और इंडस्ट्रीज के पास जाने लगे। जब ये कॉलेजों के पास गए तो उन्होंने इनसे एक लिस्ट मांगी कि आप किस किस इंडस्ट्री में, किस किस कंपनी में हमारे स्टूडेंट को इंडस्ट्रियल टूर कराओगे, उसके हमें नाम दीजिए। जब ये इंडस्ट्री में गए तो इंडस्ट्री वालों ने, ज्यादातर लोगों ने ये कह दिया था कि हम 45 डेज से पहले आपको डेट नहीं दे सकते, टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि हमें भी पता नहीं होता कि अगले 45 डेज में मार्केट में क्या कंडीशन आने वाली है, जिससे हम अपने प्रोडक्शन के बारे में प्रिडिक्ट कर पाए। हम उस मार्केट की कंडीशन के हिसाब से चलते हैं, इसलिए 45 दिन से पहले हम आपको टाइम नहीं दे सकते कि आप कब हमारे फैक्ट्री में, हमारी इंडस्ट्री में स्टूडेंट को विजिट कराओगे।
ये कॉलेज वालों के पास वापस गए और इंडस्ट्री के नाम नहीं दे पाए। इसकी वजह से इनका स्टार्टअप वो सक्सेस नहीं हो पाया जो ये सोच रहे थे। अब इनको फंडिंग की भी दिक्कत आने लगी, दूसरी तरफ कॉलेज और इंडस्ट्री से भी टाई अप नहीं हो पा रहा था। लेकिन इसी बीच इनको एक 2 करोड़ रुपए की फंडिंग और मिल गई। इनकी फाउंडर्स की जान में जान आई और उन्होंने स्टार्टअप को दोबारा से पिक करना शुरू किया। जनवरी 2016 में इनको 2 करोड़ की फंडिंग मिली, लेकिन मार्च से बच्चों के एग्जाम शुरू हो जाते हैं, तो मार्च से लेकर जून तक ये टूर रख नहीं सकते थे, तो इनको फरवरी में ही टूर प्लान करने थे। लेकिन इनको इंप्लीमेंट करने में मार्च तक का समय हो गया, तो मार्च में एग्जाम की वजह से बच्चों के ये इंडस्ट्रियल टूर नहीं कर पाए और इनके पास इतना कैश नहीं था कि जिससे कि ये आगे सस्टेन कर पाए। इनके पास 3 करोड़ रुपए का कैश बचा हुआ था और इनका 1.2 CR का पर मंथ का एक्सपेंसेस था। इन्होंने अपनी टीम को बुलाया और उसमें 12 मैनेजमेंट के लोग और फाउंडर भी थे। इनके जो एम्प्लॉयज की टीम थी लगभग 120 लोगों की थी, उसमें से 40 लोगों को इन्होंने स्टार्टअप से बाहर किया, कुछ से रिजाइन लिए, कुछ को स्टार्टअप से निकाल दिया। क्योंकि अगर ये अपने खर्चे कम नहीं करेंगे तो ज्यादा दिन तक ये सस्टेन नहीं कर सकते, क्योंकि जून तक ये टूर ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। एग्जाम की वजह से जून के बाद छुट्टियां हो जाती हैं, उसमें भी ये थोड़े वर्कशॉप और टूर अरेंज करने की सोच रहे थे, लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल पाए और अर्ली 16 में ही इन्होंने स्टार्टअप को क्लोज कर दिया। तो ये थी पर्पल स्क्वायरल की जर्नी जो 2013 में शुरू हुआ। 2015 तक ये स्टार्टअप ठीक ठाक रेवेन्यू अर्न किया, उसके बाद फंडिंग मिली और ये प्रेशर में आके अपने रास्ते से भटक गए। तो चलिए अब जानते हैं कि रीजन ऑफ फेलियर, ये स्टार्टअप क्यों फेल हुआ। इस स्टार्टअप का फेल होने का जो सबसे पहला रीजन था वो बिजनेस मॉडल था। ये जो स्टार्टअप है स्टूडेंट्स को 1 दिन, 5 दिन या 7 दिन के वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करता था या इंडस्ट्री टूर कराता था। इंडस्ट्री टूर और वर्कशॉप में स्टूडेंट ज्यादातर एक्टिव नहीं होते, उनका इंटरेस्ट नहीं होता। इसको कुछ ऐसा करना चाहिए था जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को एंगेज कर पाए। कॉलेज से तो टाइप कर लेते थे, लेकिन स्टूडेंट का जो इंटरेस्ट है वो नहीं आ पाता था। उसके लिए क्या कर सकता था, ये बड़ी बड़ी कंपनियों के मैनेजर्स वगैरह को बुलाता था, वो आके कंपनी के बारे में बताते। इस तरह के कुछ इवेंट ये कराता जिससे स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट हो इंडस्ट्री विजिट में, वर्कशॉप एक्सेट्रा में, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट इसके में एंगेज होते। लेकिन अभी जो इसका मॉडल था उसमें बहुत ही कम स्टूडेंट एंगेज हो रहे थे, इससे ये ज्यादा रेवेन्यू नहीं निकाल पा रहे थे। दूसरा जो रीजन था वो था इनके जो इन्वेस्टर्स है उनमें लैक ऑफ नॉलेज अबाउट इंडस्ट्री। जो इनके इन्वेस्टर्स है मैट्रिक पार्टनर, उनको एजुकेशन इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं थी। उन्होंने फंडिंग देने के साथ साथ इन्हें 30 करोड़ रुपए का रेवेन्यू का टारगेट दे दिया। एजुकेशन इंडस्ट्री में अपने पैर जमाने में काफी टाइम लगता है। स्टूडेंट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, उसके बाद इंडस्ट्री को मैनेज करना, इन सब चीजों में टाइम लगता है। ये टारगेट बेस्ड इंडस्ट्री नहीं है कि यहां हम टारगेट लेके काम कर सकें। इनके इन्वेस्टर ने इनको एक टारगेट दे दिया, उस टारगेट की वजह से ये प्रेशर में आ गए और जो इनका मेन फोकस था इंडस्ट्री टूर, वर्कशॉप एक्सेट्रा से, ये उससे भटक गए और ये स्टूडेंट को टूर पैकेजेस कराने लगे। कभी मनाली ले जा रहे हैं, गोवा ले जा रहे हैं, शिमला ले जा रहे हैं, इस तरह से स्टूडेंट को टूर पैकेज देने लगे और ये अपने रास्ते से बिल्कुल भटक गए थे। इसलिए इन्वेस्टर्स के पास उस इंडस्ट्री की नॉलेज होनी चाहिए जिसकी में आप काम कर रहे हो। अगर उनके पास नहीं है तो आपको अपना आइडिया, अपना विजन और जो इंडस्ट्री की नॉलेज है वो इन्वेस्टर्स को पास ऑन करनी चाहिए, उनको अपनी बात पर एग्री करना चाहिए जिसमें ये असफल रहे। इनके फेल होने का जो तीसरा सबसे बड़ा रीजन था वो इमेच्योर कंज्यूमर। इनका जो कंज्यूमर था वो स्टूडेंट था, वो काफी इमेच्योर बिहेवियर करता था और इनका जो टाइप था वो स्कूल, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस के साथ होता था और साथ ही इंडस्ट्री के साथ होता था। ये पूरी तरह कॉलेज, यूनिवर्सिटी और इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट थे। यानी कि अगर हम कहें कि इनका जो कंज्यूमर था वो भी इमेच्योर था और इनकी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर थी। तो इसलिए जब भी आप अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हो तो पहले इसके बारे में पूरे स्टडी कर लो, एनालाइज कर लो कि कंज्यूमर क्या आपके ऊपर इफेक्ट डालेगा और किस तरह से आप अपने मॉडल को रन कर पाओगे। अगला जो इनका फेल होने का रीजन था वो था लॉन्ग सेल्स साइकिल। यानी कि जो इनका सेल्स साइकिल था वो बहुत ही लंबा था। इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में केवल कुछ ही प्रोडक्ट थे, वर्कशॉप्स एंड इंडस्ट्री टूर। इसके अलावा इनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में कुछ भी नहीं था। ये जो वर्कशॉप और इंडस्ट्री टूर होते हैं केवल कुछ पीरियड के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा कराए जाते हैं। इनका जो मेन वर्क रहता था वो आपका अक्टूबर से लेके फरवरी तक के बीच में रहता था, क्योंकि जुलाई से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का सेशन शुरू होता है। जुलाई अगस्त
ये इनके एडमिशंस और उसमें निकल जाते हैं, सितंबर एस्टेब्लिश करने में निकल जाता है चीजों को, अक्टूबर से इनके वर्कशॉप और टूर स्टार्ट होते थे और फरवरी एंड तक इनको खत्म करना होता था, क्योंकि मार्च से लेकर जून तक एग्जाम का प्रेशर रहता है और जून जुलाई में जाके एजुकेशन स्टूडेंट की छुट्टियां रहती हैं, जिसकी वजह से इनका जो साइकिल था वो कुछ ही पीरियड के लिए 3-4 महीनों में सिमट कर रह गया था। ये तो बात हुई इसके फेलियर के रीजन के बारे में। अब जानते हैं कि हमने इससे क्या लर्निंग ली है। सबसे पहली लर्निंग है कंटिन्यूअस सेल्स साइकिल। हमारा जो सेल्स साइकिल है, जहां हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वो कंटिन्यू पूरे साल चलना चाहिए। इसका जो सेल्स साइकिल था वो कुछ स्पेसिफिक 3-4 महीनों के लिए ही था, जिसकी वजह से ये उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रहे थे और कैश बर्न ज्यादा कर रहे थे। तो जब भी आप अपना बिजनेस मॉडल डिजाइन करें तो उसमें प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इस तरह का रखें कि आपका जो सेल्स साइकिल है वो पूरे साल घूमता रहे। ऐसा ना हो कि वो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए हो। अगर आपका सेल्स साइकिल में ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए हैं, तो आप दूसरे प्रोडक्ट ऐसे भी इंक्लूड जरूर करें जो पूरे साल बिकते हैं, जिससे कि आपका रेवेन्यू जनरेशन कंटिन्यू रहे। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान रखो कि आप जब भी अपना बिजनेस मॉडल डिजाइन करें, सेल्स साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी पहली लर्निंग है इस फेलियर से। दूसरी जो लर्निंग हमने इससे ली वो थी रेवेन्यू जनरेशन एंड प्रॉफिट अर्निंग। आपके रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स एकदम क्लियर होना चाहिए कि आप कहां से रेवेन्यू जनरेट करोगे, कौन कौन से आपके सोर्सेज हैं जहां से आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो और किस तरह से आप अपना प्रॉफिट मैनेज करोगे। क्योंकि अगर आप अर्निंग नहीं कर रहे हो तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल स्टार्टअप नहीं हो सकते, एंड में आपको फेल ही होना है। इसलिए हमेशा रेवेन्यू और उसमें अर्निंग पर भी आपको फोकस करना है। थर्ड लर्निंग जो हमने इस स्टार्टअप से ली, नो नेगेटिव कैश फ्लो, नो कैश बर्न। अगर आप स्टार्टअप हो या नहीं हो, अपने कैश फ्लो पर हमेशा पैनी नजरें बना के रखोगे। कैश फ्लो कभी नेगेटिव तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर कैश फ्लो नेगेटिव होगा, यानी कि जो हमारा कैश फ्लो कैश हमारे पास आ रहा है उससे ज्यादा हमारा एक्सपेंडिचर है, तो हम कैसे सरवाइव करेंगे। इसीलिए कभी भी अपना कैश फ्लो नेगेटिव नहीं होने देना। पहले आने का रास्ता होना चाहिए, उसके बाद जाने के रास्ते बनाइए, जिससे कि हमारे पास कभी भी कैश क्रंच की स्थिति ना आए और हम फेल होने से बचे। इसलिए हमेशा ध्यान रखो और अपने कैश फ्लो पर हर महीने पैनी नजर बना के रखो कि कहीं हमारा कैश फ्लो नेगेटिव तो नहीं हो रहा। अगर कैश फ्लो नेगेटिव हो रहा है तो तुरंत अपनी स्ट्रेटेजीज को दोबारा से देखो कि कहां हमारे यहाँ प्रॉब्लम हो रही है, कहां हम उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं और कैसे कैश फ्लो को पॉजिटिव कर सकते हैं। कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है आपके बिजनेस में। अगर जहां ये नेगेटिव होना शुरू हो गया, वहीं से आपका बिजनेस डूबने की तरफ बढ़ने लग गया। अगली जो लर्निंग है वो इस स्टार्टअप से वो है एनालिसिस ऑफ कस्टमर मार्केट। जब भी आप अपना कोई प्रोडक्ट निकाल रहे हो, अपना स्टार्टअप शुरू कर रहे हो, तो कस्टमर बिहेवियर के बारे में, कस्टमर मार्केट के बारे में, कस्टमर के ऊपर डिपेंडेंसी के बारे में, कस्टमर एक्वायर करने के बारे में, ये सारी एनालिसिस जरूर कर लो कि किस तरह से आप कस्टमर को मैनेज करोगे, कहां से लेके आओगे, कस्टमर आपका किस तरह का है, कहीं आपको छोड़ के तो नहीं चला जाएगा, अगर रहेगा तो कितने समय रहेगा। ये स्टडी आप जरूर करें। अगर आपका कस्टमर मैच्योर नहीं है तो आप बिजनेस में सक्सेस नहीं हो सकते और कस्टमर को आप रिटेन नहीं कर पाओगे। इसलिए कस्टमर बिहेवियर के बारे में, कस्टमर मार्केट के बारे में स्टडी जरूर करें और उसी के बाद स्टार्टअप को शुरू करें। दोस्तों, आज हमने जाना पर्पल स्क्वायरल के बारे में। एक एडटेक कंपनी थी स्टार्टअप का जो शुरू हुआ, बिजनेस मॉडल अच्छा था लेकिन ये इसको अच्छे से रन नहीं कर पाए। उसमें बहुत सारी चीजें हो सकती थी और ये स्टार्टअप को सक्सेसफुल बना सकते थे। आपको ये केस स्टडी कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, हमारे द्वारा बताई गई स्टोरी आपको अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे कि आपको फाइनेंस के बारे में, लोन के बारे में, फंडिंग के बारे में, टैक्सेशन के बारे में और स्टार्टअप स्टोरीज, फेलियर, सक्सेस, इनके बारे में, साथ ही साथ बिजनेस के बारे में भी नॉलेज मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।